कभी कभी हार मानना असफलता नहीं होती, बल्कि रास्ता ढूंढने की एक कोशिश होती है। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। शायद वो गिनती सच में 1000 नहीं थी, लेकिन कोशिशें हजारों बार हुई थीं। हर बार एक नया तरीका, एक नया तार, एक नया बल्ब, एक नया प्रयोग। सवाल सिर्फ इतना था, क्या हम रात को सस्ती, सुरक्षित और साफ रोशनी दे सकते हैं? यह कहानी सिर्फ एक बल्ब की नहीं है, यह उस पूरी सोच की कहानी है जिसने रोशनी को एक कमरे से निकालकर पूरे शहर तक पहुंचा दिया। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 में हुआ था, ओहायो के मिलान शहर में। बचपन से ही वो बेहद जिज्ञासु थे। स्कूल में ज्यादा टिक नहीं पाए, तो मां ने उन्हें घर पर पढ़ाया। पर असली पढ़ाई शुरू हुई तब जब उन्होंने खुद किताबें पढ़नी शुरू की। रसायन, मशीनें, बिजली। टीनेज में वो टेलीग्राफ ऑपरेटर बने। यहीं से उन्हें सर्किट्स, सिग्नल्स और सिस्टम की रिलायबिलिटी की समझ मिली। टेलीग्राफ में सबसे जरूरी था सिग्नल की फिडेलिटी और सिस्टम की अप टाइम। यही सोच बाद में लाइटिंग सिस्टम तक पहुंची। 1876 में उन्होंने मेनलो पार्क नाम की एक लैब बनाई, दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल आरडी लैब। यहां कांच, धातु, रसायन और मशीनिंग सब एक ही छत के नीचे थे। यहीं से शुरू हुआ टीम वर्क वाला आविष्कार, जिसने आगे चलकर मॉडर्न रिसर्च लैब्स की नींव रखी। 1800s के आखिर में शहर गैस लैंप से जगमगाते थे, लेकिन वो गर्मी देते थे, धुआं फैलाते थे और आग का खतरा भी रखते थे। इलेक्ट्रिक लाइट का सपना तो था, लेकिन 2 बड़ी मुश्किलें थीं। पहली, ऐसा तार, फिलामेंट, जो गर्म होकर चमके लेकिन जल न जाए। दूसरी, ऐसा सिस्टम जो सैकड़ों बल्बों को एक साथ चलाए, हर घर तक बिजली पहुंचाए और फिर भी सस्ता पड़े। एडिसन ने इसे एक इंजीनियर की तरह देखा। उसे चाहिए था एक ऐसा बल्ब जो आम लोगों के लिए हो, सस्ता, सुरक्षित और आसानी से बनाया जा सके। इसके लिए उसे कई चीजों का हल ढूंढना पड़ा। बिजली का सही दबाव, वोल्टेज, ऐसा तार जो ज्यादा गर्मी सह सके, और बल्ब के अंदर इतनी कम हवा कि वो जल न जाए। बहुतों ने बल्ब बनाए थे, लेकिन एडिसन ने एक पूरा सिस्टम बनाया जिसे एडिसन सिस्टम कहा गया। इसमें शामिल थे रिलायबल डीसी जनरेटर्स, मेन्स, फीडर्स और ड्रॉप लाइंस, ताकि हर घर में वोल्टेज स्थिर रहे। प्रोटेक्शन और कंट्रोल के लिए एडिसन ने फ्यूज, स्विच और मीटर जैसी चीजें शामिल की, ताकि बिलिंग और फॉल्ट आइसोलेशन संभव हो सके। उसने सॉकेट्स और होल्डर्स को यूजर फ्रेंडली बनाया। आज भी एडिसन स्क्रू एक स्टैंडर्ड है। पैरेलल सर्किट्स का फायदा यह था कि हर लैंप अपनी ब्रांच से करंट लेता। अगर एक बंद हो जाए तो बाकी चालू रहते हैं। फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा रखने से करंट कम चाहिए होता है, IAV, जिससे पतली वायर्स चल जाती हैं और कॉपर की लागत घटती है। हीट का फॉर्मूला होता है PLI2R=VI। जब फिलामेंट गर्म होता है तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जरिए लाइट प्रोड्यूस होती है। एडिसन की ब्रिलियंस ये थी कि उसने बल्ब को इलेक्ट्रिकल इकोनॉमी से जोड़ा। ऐसा रेजिस्टेंस चुना जिससे ग्रिड और कॉपर दोनों की लागत ऑप्टिमाइज हो सके। फिलामेंट की खोज एक मटेरियल साइंस की जंग थी। एडिसन की टीम ने हजारों ऑर्गेनिक मटेरियल्स टेस्ट किए। कपास, लिनन, घोड़े का बाल, लकड़ी के फाइबर्स और बांस, सबको हीट करके कार्बनाइज किया गया। कार्बनाइजेशन का मतलब है ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीजन रहित वातावरण में हीट करना, ताकि वॉलेटाइल कंपाउंड्स निकल जाएं और पोरस कार्बन बचे। कार्बन चुना गया क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हाई होती है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट स्टेबल होता है और ग्लोइंग पर ल्यूमिनस एफिशिएंसी ठीक रहती है। मेटल्स जैसे प्लैटिनम जल्दी डिग्रेड होते हैं, जबकि कार्बन हाई मेल्टिंग को बहात है, सब्लिमेशन रेंज देता है। फिलामेंट बनाने की प्रक्रिया में यूनिफॉर्म फाइबर्स चुने जाते थे ताकि रेजिस्टेंस प्रिडिक्टेबल रहे। फिलामेंट की लंबाई और मोटाई को टारगेट रेजिस्टेंस के हिसाब से सेट किया जाता था। कार्बनाइजेशन ओवन में इनर्ट या वैक्यूम एनवायरनमेंट में पायरोलिसिस किया जाता था। कार्बनाइज्ड फिलामेंट को प्लैटिनम लेड इन वायर से जोड़ा जाता था, क्योंकि प्लैटिनम कांच में अच्छा सील बनाता है। ग्लास बल्ब में फिलामेंट फिट करके स्प्रेंगल मर्क्यूरी पंप से हाई वैक्यूम बनाया जाता था, ताकि ऑक्सीडेशन और इवेपोरेशन धीमा हो। बर्न इन प्रोसेस इंप्योरिटीज को हटाता है और फिलामेंट का रेजिस्टेंस स्टेबलाइज करता है। फिलामेंट ज्योमेट्री क्रिटिकल थी। लंबाई बढ़ाओ और डायमीटर घटाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, RX/RLA। बहुत पतला फिलामेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ खो देता है और बहुत मोटा फिलामेंट रेजिस्टेंस घटा देता है। स्वीट स्पॉट निकालना जरूरी था। कई ट्रायल्स के बाद क्योटो के बांस ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ दी। यूनिफॉर्म फाइबर्स और स्टेबल माइक्रोस्ट्रक्चर ने लैंप की लाइफ सैकड़ों घंटे तक बढ़ा दी। बाद में टंगस्टन फिलामेंट और इनर्ट गैस फिल्ड बल्ब्स आए, लेकिन एडिसन के समय में
हाई वैक्यूम कार्बन फिलामेंट ही प्रैक्टिकल था। 1879 के अंत में मेनलो पार्क में एडिसन की लैंप ने घंटों तक चलकर दिखाया। यही इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की शुरुआत थी। अर्ली लैंप्स 13-14 घंटे तक चलते थे, लेकिन बैम्बू कार्बन ने लाइफ को सैकड़ों घंटे तक बढ़ा दिया। रिलायबिलिटी कर्व्स बेहतर हुए, यानी बल्क प्रोडक्शन में लैंप्स कंसिस्टेंट लाइफ देने लगे। फिलामेंट लाइफ निर्भर करती है मटेरियल प्योरिटी, वैक्यूम क्वालिटी, फिलामेंट टेम्परेचर और सरफेस इवेपोरेशन रेट पर। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ के अनुसार रेडिएटेड पावर T4 ब्राइटनेस बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे लाइफ घटती है। वैक्यूम खराब होगा तो कार्बन ऑक्सीडाइज या इरोड होगा, जिससे अर्ली फेलियर होता है। फीडर मेन आर्किटेक्चर ऐसा बनाया गया कि दूर के उपभोक्ता को भी बराबर वोल्टेज मिले। बीच बीच में फीडर से मेंस में सप्लाई इंजेक्ट होती थी। हाई रेजिस्टेंस लैंप से करंट कम होता है, जिससे थिनर कंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं और कॉपर की लागत घटती है। प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज और ब्रेकर्स लगाए गए ताकि फॉल्ट्स आइसोलेट हो सकें। बाद में 3 वायर डीसी सिस्टम आया 10 वोल्ट, जिससे कॉपर बचत और फ्लेक्सिबिलिटी मिली। मीटरिंग और बिलिंग से कंसिस्टेंट रेवेन्यू मॉडल बना, जिससे यूटिलिटी सस्टेनेबल हो सकी। बिजली के आने से गैस कंपनियां डर गईं, कानूनी और राजनीतिक प्रतिरोध हुआ, लेकिन जहां बिजली पहुंची वहां रात का चेहरा बदल गया। क्लीन, इंस्टेंट ऑन और कम मेंटेनेंस वाली रोशनी। ब्रिटेन में जोसेफ स्वान भी कार्बन फिलामेंट लैंप पर काम कर रहे थे। दोनों के बीच पेटेंट विवाद हुआ। अंत में यूके में एडिसन स्वान यूनाइटेड इलेक्ट्रिक बना, यानी तकनीक का सम्मिलन। अमेरिका में हायरम मैक्सिम जैसे दिग्गज भी थे। पैरेलल इनोवेशन साइंस में आम है। जीत उस इकोसिस्टम की होती है जो मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड्स और यूजर एक्सपीरियंस को साथ में सॉल्व करे। यही एडिसन ने किया। 1000 फेलियर्स सिंबॉलिक है। असल में एडिसन ने डिसिप्लिन्ड एक्सपेरिमेंटेशन किया। हाइपोथेसिस, टेस्ट, मेजर, इटरेट, यही उसका मेथड था। हर ट्रायल में वेरिएबल्स कम किए जाते थे। मटेरियल, लेंथ, डायमीटर, वैक्यूम लेवल, बर्न इन टाइम, वोल्टेज। लैब नोटबुक्स में रेजिस्टेंस, करंट, ब्राइटनेस, लाइफ टाइम सब रिकॉर्ड होता था। फेलियर रीजन टैग किया जाता था। फेलियर कभी डेड एंड नहीं था, वो एक डेटा पॉइंट था। एडिसन का कार्बन लैंप काम कर गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रिकल डिजाइन, थर्मल ऑप्टिकल बैलेंस, वैक्यूम इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरेबिलिटी को एक साथ ऑप्टिमाइज किया। टारगेट वोल्टेज। बेखंडल 120 V रखा गया ताकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस मैनेजेबल रहें और शॉक रिस्क कम हो। हाई रेजिस्टेंस फिलामेंट से करंट 1 आता था। पावर 120 वॉट होती थी। पैरेलल ब्रांचेस में हर लैंप अपना करंट लेता। एक फेल हो जाए तो बाकी अनअफेक्टेड रहते। ग्लो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आता है। ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, लेकिन इससे इवेपोरेशन भी बढ़ता है। एडिसन ने ऐसा ऑपरेटिंग पॉइंट चुना जहां ब्राइटनेस और लाइफ टाइम का बैलेंस बना रहे। वैक्यूम से ऑक्सीजन हटता है, जिससे ऑक्सीडेशन स्लो होता है, और गैस मॉलिक्यूल्स कम होने से कन्वेक्टिव हीट लॉस भी घटता है। पायरोलिसिस से बना कार्बन पहले एमॉर्फस होता है। एजिंग में कुछ स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट होता है, जिससे रेजिस्टेंस स्टेबलाइज होता है। ग्लास प्लैटिनम सीलिंग में थर्मल एक्सपेंशन मैच करने से लीक कम होता है। सीलिंग फेलियर अर्ली मोर्टेलिटी का कारण बनता है। रिपीटेबिलिटी के लिए रॉ मटेरियल्स की यूनिफॉर्मिटी, कार्बनाइजेशन कर्व्स और फिलामेंट जिग टॉलरेंसेस जरूरी थे। बर्न इन टेस्ट से डिफेक्टिव यूनिट्स रिजेक्ट होते थे, जिससे फील्ड रिलायबिलिटी बढ़ती थी। हाई रेजिस्टेंस लैंप से करंट कम होता है, जिससे कॉपर कॉस्ट घटती है और कैपेक्स वायबल बनता है। लोड फैक्टर रात में पीक होता है। जनरेटर साइजिंग और कोल लॉजिस्टिक्स से यूटिलिटी बिजनेस मॉडल फीजिबल बनता है। सेफ्टी और यूजर एक्सपीरियंस बेहतर था। गैस के मुकाबले आग का खतरा कम। इंस्टेंट ऑन काइकाता इमबाती ऑफ स्विच और कोई सूट या ऑर्डर नहीं। एडिसन का बल्ब पहला स्केलेबल स्टेप था। आगे टंगस्टन फिलामेंट, इनर्ट गैसेस, एसी ग्रिड्स, फ्लोरेसेंट लैंप्स और एलईडीज आए। एलईडीज में प्रकाश रेजिस्टिव हीटिंग से नहीं, सेमीकंडक्टर रिकॉम्बिनेशन से आता है। फोटोन एनर्जी बैंड गैप। हर नई टेक्नोलॉजी पुरानी की सीढ़ियों पर खड़ी होती है। एडिसन ने जो सिस्टम थिंकिंग शुरू किया, वही मॉडर्न पावर इंजीनियरिंग की रीढ़ बनी। मेनलो पार्क रात में भी जगता था। टीमें बर्न इन डेटा लिखती, नया बैच तैयार होता। एडिसन कहते थे, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन।
लेकिन यह पर्सपिरेशन रैंडम नहीं था, यह डिसिप्लिन्ड एक्सपेरिमेंटेशन था। हर असफलता अगली हाइपोथेसिस को शार्पन करती थी, हर सक्सेस अगला बॉटलनेक दिखाती थी। फिलामेंट लाइफ ठीक है तो वैक्यूम पंप थ्रूपुट देखो, सील ठीक है तो लीड इन कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस देखो। ग्रेट इन्वेंशंस सिस्टम्स ऑफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, एक एक वेरिएबल को पकड़कर हल करना और सबको जोड़कर एक सिस्टम बनाना। कभी कभी दुनिया बदलने के लिए नई चीज नहीं, नई सोच चाहिए होती है। एडिसन की असली विरासत बल्ब नहीं, वो वैज्ञानिक अनुशासन है जिसने अंधेरी रातों को ऑर्गेनाइज्ड लाइट में बदला। और यूं एक बल्ब की चमक से शुरू हुई कहानी धीरे धीरे एक पूरी दुनिया को रोशन करने लगी। एडिसन ने सिर्फ एक फिलामेंट नहीं जलाया, उसने इंसानी जिज्ञासा, टीम वर्क और सिस्टम की ताकत को एक साथ पिघलाकर एक ऐसा मॉडल बनाया जो आज भी इनोवेशन की नींव है। उसने हमें सिखाया कि इन्वेंशन सिर्फ आइडिया से नहीं बनता, वो बनता है हजारों बार गिरने, उठने और फिर से सोचने से। आज जब हम एक स्विच दबाते हैं और कमरा रोशन होता है तो वो सिर्फ बिजली नहीं है, वो एक लेगेसी है, एक सोच जो कहती है अगर तुम सही सवाल पूछो तो जवाब जरूर मिलेगा। क्योंकि रोशनी कभी सिर्फ कांच के गोले में नहीं थी, आती थी, वो हमेशा उस इंसान के अंदर थी जो अंधेरे से लड़ने की हिम्मत रखता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा एक्शन बड़ा असर डाल सकता है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक कमेंट हमें बताता है कि आप क्या सोचते हैं और अगली कहानी किस दिशा में जानी चाहिए। चलो अगली बार फिर मिलते हैं एक नई रोशनी के साथ।